वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ प्रहलाद सिंह। मेरे क्या हूँ आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर हमने कंप्लीट कर लिया था लगभग। तो सेकेंड पेपर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में हम आपके लिए फर्स्ट यूनिट आज कवर कर रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ही नाम है। और इसका फर्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डील करने जा रहे हैं आज कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की पूरी टेक्नोलॉजी क्या होती है, यानी पूरी बेसिस क्या होती है, पूरी स्टेप क्या होते हैं जिसके बेसिस पे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से 3 फैक्ट्स हम उठाए हैं, 3 हेडिंग्स हैं। काफी अच्छे हेडिंग्स को हमने डिवाइड किया है। पहले हेडिंग्स हम वो देखेंगे कि जो हमको जरूरी होंगे, क्या क्या ऐसे डिस्कवरी करनी होगी, कुछ खोज करनी होगी जो डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए बेस होंगे या रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरी बात करेंगे, दूसरे में हमको देखना है बायोलॉजिकल टूल्स देखने हैं, यानी कौन कौन सी हमको सामग्री जुटानी होगी इस डीएनए टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए। अब बात करेंगे तीसरे नंबर पे, तो हमको देखना होगा उसका मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि क्या होती है और किस बेसिस पे हमारे ऊपर के पूरे पॉइंट्स मिलकर किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पूरा करते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो काम करना है आपको कर दीजिए। मैं काफी दिनों के बाद वापस आ रहा हूं, लगभग 6-7 महीने के बाद वीडियो चैनल पे अपलोडिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक, तो मैं पेपर नया यहाँ पे चूज किया हूं आपके लिए कि पूरा का पूरा आपको पेपर पढ़ा दूं। एक लगभग 40 से 50 वीडियो बनेंगे आपके इस सेकेंड पेपर में। जैसे ही सेकेंड पेपर खत्म होगा स्टूडेंट, हम थर्ड पेपर आपके लिए लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि थर्ड पेपर कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट पेपर को फिर से पढ़ाया जाए नए मूड में। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको जो भी काम करना है वीडियो को शेयर तो कर देना है कि आपके साथ बैठे हुए सारे जो स्टूडेंट्स हैं लॉकडाउन में उनको बेनिफिट इस वीडियो का हो सके। मैं टाइम लेता हूं, ध्यान देना, मैं वीडियो में टाइम लेता हूं, बट वीडियो की जो स्पीड्स होती है वो आपकी नहीं रुकेगी। मैं एक एक पॉइंट्स को 1-2 बार समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको सही तरीके से पॉइंट्स क्लियर हो सके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो स्टूडेंट, बात करेंगे इसी टेक्नोलॉजी की, यानी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है, पहले इसकी बात कर लें। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है पुनर्निर्माणित करना, डीएनए का मतलब होता है डीएनए खंड्स को, टेक्नोलॉजी मतलब किसी भी स्पेशल सिद्धांत के अनुसार, किसी भी सिद्धांत के अनुसार डीएनए के खंड्स को पुनः तैयार करना, उसमें पुनः कुछ ऐसे आवश्यकता वाले मटेरियल्स को जोड़कर तैयार करना जो ह्यूमन जाति के लिए, ह्यूमन स्पीसीज के लिए या अलग अलग स्पीसीज के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो। ठीक, तो अब देखो इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पूरा करने के लिए पहले हमको फैक्ट्स आता है। यहाँ पे डिस्कवरी क्या दिखने हैं, डिस्कवरीज, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे कौन कौन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के संबंधित खोजें कौन कौन सी हैं, क्या क्या हमको खोजना होगा। तो नंबर फर्स्ट यहाँ से लेके हम आते हैं कि हमको इस टेक्नोलॉजी को पूरा करने के लिए या इस तकनीक को पूरा करने के लिए हमको पहले लाना पड़ता है यहाँ पे डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। तो इसको देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम नीचे बात करेंगे स्लोली। ठीक, तो पहले बात करते हैं डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। देखो स्टूडेंट, ये क्या होता है, यहाँ पे पहले हम किसी डीएनए को चूज करते हैं। क्या करते हैं, पहले किसी एक्टिविटी में, इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक, पहले किसी एक्टिविटी में हम डीएनए को चूज करते हैं। ध्यान देना, मेरे पास एक हेलिक्स हो गया, सपोज एक हेलिक्स बना लो। ठीक, ऐसा कोई हेलिक्स हो गया। अब कोई इस हेलिक्स में, ये क्या है, ये हमारे पास डीएनए का हेलिक्स है, कोई भी डबल हेलिक्स है। ठीक, तो अब डबल हेलिक्स में क्या होता है स्टूडेंट, हमको पता है सिंपल तरीके से, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ऐसे हमको क्या मिल जाएगी, एक स्पेशली डीएनए का हेलिक्स मिल जाएगा। अब डीनेचुरेशन कहता है क्या कि टेम्परेचर देने के बाद, मतलब इनको हम टेम्परेचर दे दें, क्या करें, इनको टेम्परेचर दे दें। जब इनको टेम्परेचर दिया जाता है तो इनके जो खंड होते हैं या जो हेलिक्स होते हैं वो टूट जाते हैं। क्या होते हैं, एक हेलिक्स ऐसे बन जाता है स्टूडेंट्स और एक हेलिक्स ऐसे बन जाता है। क्या बनता है, ये हमारा 3 और 5 बन के तैयार हो जाता है और ये 3 और 5 बन के तैयार हो जाता है। ये टूटने के बाद ये बनता है कैसे, इस चीज को ध्यान देना। ठीक, यहाँ पे
जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है, यहाँ पे जो डीएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है। रीजन, सबसे बड़ा रीजन है कि इसके बीच पाए जाने वाले जो नाइट्रोजनी बेसेस होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेसेस होते हैं। नाइट्रोजनी बेसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं, ध्यान देना, नाइट्रोजनी बेसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं, मतलब दो नाइट्रोजनी बेसेस, यहाँ इनके बीच क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेसेस होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेसेस होते हैं। और इन्हीं नाइट्रोजनी बेसेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। हम आपको बता दें कि यदि यहां से लेके यहां तक का जो लंबाई है वो यदि 34 एंगस्ट्रॉम होता है, क्या होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इसमें 10 पेयर, क्या होता है, इसमें 10 पेयर नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, क्या होते हैं, 10 पेयर नाइट्रोजनी बेसिस पाए जाते हैं। मतलब इसमें 10 जगह क्या होगा, स्पेशली 10 जगह स्पेशल के पूरे हमारे खंड देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, वैसे तो एक ही पेयर की बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ही 34 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। ठीक, मतलब एक हेलिक्स, एक मुड़ान से लेके दूसरे मुड़ान की जो मात्रा होती है वही हमारा 34 एंगस्ट्रॉम कंप्लीट कर देता है। और ध्यान देना, एक नाइट्रोजनी बेसिस से दूसरी नाइट्रोजनी की बेसिस के बीच की जो दूरी होती है, मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजनी बेसिस पाया जाएगा या यहाँ पे नाइट्रोजनी बेसिस पाया जाएगा, यहाँ पे जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, इसके बीच का जो गैप होता है, गैप साइज होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्या होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो आपको इस पॉइंट से क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। तो टेम्परेचर देने के बाद हमारा जो डबल हेलिक्स होता है वो अब सिंगल हेलिक्स में टूट जाता है। तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इस एक्टिविटी को कहते हैं, इस एक्टिविटी को हम डीनेचुरेशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे डीनेचुरेशन। इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि इसको हम डीनेचुरेशन के नाम से, हाँ ठीक, डीनेचुरेशन के नाम से जानते हैं। अब देखो, जब ये एक्टिविटी तैयार हो जाती है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इन्हीं में क्या करते हैं, इन्हीं में बाहर से कोई एक्टिविटी, यानी बाहर से कोई फॉरेनर डीएनए हम लगा देते हैं, यानी बाहर से कोई डीएनए का हेलिक्स लगा देते हैं। अब उसे ठंडा होने देते हैं। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम ठंडा होने देते हैं। ठीक, जब ये ठंडा होता है तो इस डीएनए हेलिक्स को अपने में मिला लेता है, क्या करता है, अपने में मिला लेता है। और मिलाने के बाद क्या करता है, फिर से एक डबल हेलिक्स तैयार करता है। क्या करता है, ये फिर से एक डबल हेलिक्स तैयार करता है। अब जब ये हेलिक्स तैयार होता है तो इस एक्टिविटी को हम रीनेचुरेशन के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, इसको रीनेचुरेशन के नाम से जानते हैं। अब देखो दोनों में अंतर क्या है स्टूडेंट, यहाँ टेम्परेचर का प्रभाव रहा, इस वजह से इनके नाइट्रोजनी बेसेस जुड़ जाते हैं। नाइट्रोजनी बेसेस के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे इनके खंड जो होते हैं दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे ध्यान देना, यहाँ पे यदि नाइट्रोजनी बेसेस होगा, क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजनी बेसेस यदि पाया जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे नाइट्रोजनी बेसिस पाया जा रहा है, तो इनके बीच लगने वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वो अब ब्रेक डाउन कर जाते हैं, इसलिए दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बट इनमें रीनेचुरेशन में क्या होता है, हम उसको ठंडा करते हैं लिंकर डीएनए की सहायता से। अब ये डीएनए इनके बॉडी में जाता है, बॉडी में जाने के बाद ये जो हमारा 3' और 5' का स्ट्रक्चर्स कह रहा था, अब ये आपस में जुड़ जाते हैं। क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और नए डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, नए डीएनए हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इस एक्टिविटी को हम स्पेशली रीनेचुरेशन के नाम से जानते हैं। इतना हो गया होगा, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। फिर चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। लेकिन स्टूडेंट्स कॉपी करते समय एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि इनके जो पूरे के पूरे नंबर होते हैं, मतलब इनमें जो नाइट्रोजनी बेसिस यदि 10 पाए जा रहे हैं, क्या है, ध्यान देना, यदि इसके पहले डीनेचुरेशन के पहले का जो डीएनए था, इसमें नाइट्रोजनी बेसिस सपोज 30 हैं, क्या है, नाइट्रोजनी बेसिस जो हैं वो 30 पाए जाते हैं, तो यहाँ भी नाइट्रोजनी बेसिस कितने होने चाहिए, 30 ही होने चाहिए। इस चीज को आप ध्यान देना कि मतलब नाइट्रोजनी बेसिस के नंबर में कोई भी हमको एक्सचेंज नहीं करना है, यानी जो पेयर होंगे नाइट्रोजनी बेसिस के पेयर होंगे वो उतना ही होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जितना पहले वो होता था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करके उसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब बात करते हैं अगले प्रोसेस की। अगले प्रोसेस में हम पढ़ते हैं क्या, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन की बात करते हैं।
दूसरे नंबर की। तो आर्टिफिशियल जीन ऑफ सिंथेसिस की बात करें तो स्टूडेंट आपको नाम एक पता होगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्या है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब थे, इंडिया के ही थे। लगभग हमको लगता है कि 1972 के आसपास आए थे। हाँ, 1972 में जब हमारा देश सही तरीके से आज़ाद हो गया था तो उस समय डॉक्टर हरगोविंद खुराना आए थे। अब डॉक्टर जो हरगोविंद खुराना थे वो आर्टिफिशियल डीएनए टेक्नोलॉजी को काफ़ी रिस्पॉन्स किए, मतलब ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी था इसको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी अहम भूमिका निभाई और एक आर्टिफिशियल जीन का सिंथेसिस भी किया जिसको टायरोसिन आरएनए के नाम से कहा गया। क्या कहा गया? टायरोसिन आरएनए जो था वो किसी भी सेल्स के बाहर टेस्ट ट्यूब में, मतलब इन विंट्रो की बात करें कि टेस्ट ट्यूब में संश्लेषण किया और संश्लेषण करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा जो टायरोसिन क्या था, टायरोसिन टीआरएनए था, वो काफ़ी हेल्प किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या करना होगा, आर्टिफिशियल सिंथेसिस जीन का संश्लेषण भी करना होता है कि आखिरकार जो भी जीन है वो आर्टिफिशियल हो, वो मेड मेकिंग हो, वो नेचुरल नहीं हो। ओके, तो यहाँ से हमको सिंथेसिस करके भी लाना पड़ेगा। इसका वर्क क्या है मैं आगे मैकेनिज्म में आपको बता दूंगा। ओके, आगे बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता है आपके लिए। तो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टूडेंट्स हैं, इस पॉइंट को क्लियर करना है। यहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब होता है स्टूडेंट्स की एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए में विशिष्ट न्यूक्लियोसाइड्स, ना ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के विशिष्ट न्यूक्लियोसाइड, मतलब स्पेशल न्यूक्लियोसाइड्स का जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस को पहचानते हैं और डीएनए के डबल हेलिक्स में से क्या करते हैं, डबल हेलिक्स को इसी सीक्वेंस यानी इसी स्पेशल सीक्वेंस में से ये क्या करते हैं, ये क्लीवेज कर देते हैं। क्या करते हैं? क्लीवेज कर देते हैं, मतलब किसी टारगेट, क्या करते हैं, किसी टारगेट साइट्स को बनाते हैं और टारगेट साइट पे जाने और जाकर उस एरिया को वो खत्म कर देते हैं। यदि आपको समझना होगा तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास यदि ऐसा कोई डीएनए हेलिक्स है, क्या है, ये मेरे पास कोई ऐसा डीएनए हेलिक्स पाया जाता है। इस डीएनए हेलिक्स में ये 3' और ये 5' की स्ट्रक्चर्स के साथ कंप्लीट कर रहा है। ध्यान समझना इस चीज को, ये 3' और 5' स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। अब हमको मानना है कि हमको क्या करना है, यहां से ही तोड़ना है, मतलब इस डीएनए को यहां से ब्रेक डाउन करना है। अब इसको जब ब्रेक करना होगा इस पूरे डीएनए को, ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहां से एंडियोन्यूक्लियोज मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में टारगेट साइट मतलब स्पेशल इनमें क्या होता है, मार्कर लगे होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल मार्कर होते हैं। अब ये जो मार्कर होते हैं वो स्पेशल टारगेट को पहचान करते हैं कि आपको जहां लक्ष्य होगा, जहां टारगेट होता है, वो उसी टारगेट के स्पेशल न्यूक्लियोसाइड को क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तोड़ देते हैं। देखो, न्यूक्लियोसाइड होता है स्टूडेंट, न्यूक्लियोटाइड होता है। ध्यान देना, न्यूक्लियो प्रोटीन्स के दो फैक्ट होते हैं, दो चीजों से बनके स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। पहला होता है न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें क्या होता है, स्पेशल हमारे पास शर्करा पाया जाता है। क्या होता है? शर्करा होता है और नाइट्रोजनी बेसेस होते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में स्पेशल क्या पाए जाएंगे, और हमारे पास शुगर भी हो जाएंगे, शर्करा भी हो जाएगा, उसके बाद फास्फोरिक एसिड हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजनी बेसिस यानी प्यूरिन और पिरामिडिन के भी हमारे सीक्वेंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए के किसी भी स्पेशल साइट्स को, यानी डीएनए के जो हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं या विशिष्ट न्यूक्लियोसाइड्स का सीक्वेंस होता है, वो उसको पहचानते हैं और डीएनए के डबल हेलिक्स को इन स्पेशल साइट के साथ, रिस्ट्रिक्शन साइट के साथ पहचान कर उसको क्लीवेज कर देते हैं और इनको टारगेट साइट कहा जाता है। मतलब ये जहां से काट देंगे वो स्पेशल, ये जैसे यहां से इनको हिट कर दिए, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, इस पूरे प्लेस को हिट किया, तो हम इन्हें टारगेट साइट के नाम से जानते हैं, मतलब टीएस के नाम से हम इनको स्पेशली बनाएंगे। अब बात करते हैं कि इस प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो बैक्टीरियल से मतलब लिए जाते हैं, कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो किसी बैक्टीरिया सेल से हम इनको निकालते हैं। अब जैसे बात करें बैक्टीरियोफेज की बात कर लें, क्या करें, बैक्टीरियोफेज जो हमारे होते हैं, बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए होते हैं, डीएनए को प्रवेश कराकर स्पेशल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साथ हम ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं कि उनमें बैक्टीरियोफेज काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में। यदि बात करें इनकी खोज की, तो इनकी खोज एक नाम था W. अर्बर,
डब्ल्यू अर्बर लगभग 1962 ईस्वी में आए थे। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था स्पेशल कि जो हमारे बताया कि जो हमारे वो जीवाणु भोजी होते हैं यानी बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज का डीएनए क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है उसका डीएनए जब किसी भी होस्ट सेल में क्या होता है, उसका डीएनए जब किसी भी होस्ट सेल में एंट्री करता है यानी प्रवेश करता है, किसी भी बैक्टीरिया में प्रवेश करता है, तो वहां पे रिस्टिकेशन एंजाइम क्या करता है, रिस्टिकेशन एंजाइम जो होते हैं वहां पे तो उसके छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है। मतलब जो हमारे रिस्टिकेशन एंजाइम्स होंगे वो उनकी बॉडी में जैसे इनहेल करेंगे, अंदर जाएंगे, किसके, किसी बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं तो उनके बैक्टीरियल की बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, उनके खंडों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। यदि बात करें और यहाँ पे एक नाम था ऑन नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक, तो ऑन नाम के साइंटिस्ट ने जो एसेरिचिया कोलाई था, एसेरिचिया कोलाई द्वारा उसके बाद जो सुमित थे, क्या थे, सुमित ने स्पेशली क्या किया, होमोफिलस इन्फ्लुएंजा था, होमोफिलस इन्फ्लुएंजा रेट नामक स्पेशल जो बैक्टीरिया थे उनसे हिंद सेकेंड रिस्टिकेशन एंजाइम को अलग किया। जो हिंद सेकेंड रिस्टिकेशन एंजाइम है वो डीएनए टेक्नोलॉजी में यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और सबसे ज्यादा यूज होता है। और इसी को अलग करने के बाद मतलब जो हिंद सेकेंड था, क्या था, हिंद सेकेंड था, हिंद सेकेंड रिस्टिकेशन एंजाइम को अलग करने के बाद एक क्रांति सी आ गई। मतलब एक डीएनए टेक्नोलॉजी में यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक को काफी ज्यादा डेवलपमेंट आया और काफी ज्यादा हमने जीवों को हमने अलग अलग वैक्सीन का फॉर्मेशन किया इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, किसके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बेसिस में। उसमें हेल्प कौन किया, हमको हेल्प किया हिंद सेकेंड रिस्टिकेशन एंजाइम। ओके, चलते हैं अब आगे। अगले नंबर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे जीन स्पाइलिंग। क्या आता है स्टूडेंट, यहाँ पे हमको मिल जाता है जीन स्पाइलिंग। तो जीन स्पाइलिंग और आइसोलेशन ऑफ डीएनए ये दो फैक्ट्स होते हैं, ठीक। इनमें क्या देखना होता है, इनमें ये देखना होता है कि हमारे पास जो वांछित जीन है, मतलब जिसको हम लगाना चाहते हैं या डीएनए का ऐसा खंड जिसका संश्लेषण हम कर चुके हैं, क्या करते हैं, संश्लेषण कर चुके होते हैं, अब हमको ऐसे जीन लाना है, क्या करना, ऐसा जीन लाना है जो पूरी तरीके से कंप्लीटली तैयार हो वैक्सीन बनाने में या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने में। तो इनमें कुछ स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो होता है वहां पे रिस्टिकेशन एंजाइम द्वारा डीएनए का खंडन। तो हमने क्या किया जाता है, पहले देखो हमने क्या करते हैं, डीएनए जो हमारा पूरा डीएनए होगा दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म में, पहले उसके डीएनए को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जब उसके डीएनए को तोड़ देते हैं तो पहला एक्टिविटी हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा होता है हम यहां से क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जीन का सिंथेसिस कर लेते हैं, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया था। तीसरा होता है कि हम आर्टिफिशियल जीन को सिंथेसिस करने के बाद अगले नंबर पे हम यहाँ पे स्पेशल कोडित डीएनए का संश्लेषण करते हैं, यानी ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसे डीएनए लाए जाएं अब जो हमारे बायोलॉजिकली तौर पे काफी हेल्पफुल हो, ठीक। तो अब इनमें क्या होता है स्टूडेंट कि पहला होता है कि डीएनए क्लीवेजिंग, क्या होता है, डीएनए क्लीवेजिंग ऑफ रिस्टिकेशन एंजाइम। तो मतलब जो डीएनए का क्लीवेजिंग, पहले स्टेप होते हैं डीएनए के क्लीवेजिंग, इस चीज को ध्यान देना, ठीक। तो अब मैं इसको बोलता जाता हूं, आप यहां से इसको नोट करते जाइएगा। हो सकता है कि कुछ फिगर हमारे भाई साहब बैठे हैं वो देते रहेंगे आपको स्क्रीन पे, तो अच्छा रहेगा। अब ऐसा देखा जाता है स्टूडेंट को जो पहला होता है इस पहले वाले खंड में हम क्या करते हैं, ठीक, यहाँ पे कंट्रोल वो कोऑर्डिनेट करते हैं किसको, डीएनए क्लीवेजिंग को। तो डीएनए क्लीवेजिंग करते हैं रिस्टिकेशन एंजाइम से। तो इस चीज को सबसे अच्छे पॉइंट्स हमको समझना होता है कि जैसे जैसे रिस्टिकेशन एंडियोन्यूक्लियोज होते हैं, क्या होते हैं, हमारे रिस्टिकेशन एंडियोन्यूक्लियोज होते हैं, इनकी सहायता से जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है, क्या होता है, ध्यान सुनना, जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है, यूकैरियोटिक जीनोम के जो डीएनए होते हैं, क्या होते हैं, यूकैरियोटिक जीनोम के जो डीएनए होते हैं उनके आवश्यकता अनुसार उनके खंडों को हम तोड़ देते हैं, क्या करते हैं, उनके खंडों को तोड़ देते हैं। अब इन खंडों को तोड़ने के लिए स्पेशल हमको क्या करता है, जीन बैंक होते हैं या फिर जीनोम लाइब्रेरी होती है, वहां से हम आवश्यक डीएनए खंडों को वियोजित कर देते हैं कि हमारे पास जीन बैंक होगा, जीनोम लाइब्रेरी होगी, तो हम उसमें ले जाके इनको अच्छे से तोड़ के अलग अलग मात्रा में रख सकते हैं कि कौन, आप देखे होंगे तो आपके लैब में स्पॉट रखा होगा, तो स्पॉट के जैसा भी इनको हम रख देते हैं। अब होती है यहाँ पे जो जेनेटिक, या क्या होती है स्टूडेंट, यहाँ पे जो जेनेरिक होती है, जेनेरिक डीएनए होता है जो किसी प्लांट, किसी एनिमल या किसी भी एनिमल के टिश्यूज से अलग किया जाता है, क्या
मतलब ध्यान देना कि हमारे पास जो डीएनए होगा वो किसी भी प्लांट का हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो ह्यूमन ही हो। जैसे हम लोग को बीएससी और सेकेंड ईयर के थर्ड ईयर में पढ़ाया गया था, सेकेंड ईयर का लास्ट था, थर्ड ईयर का शुरुआत था, तो उसमें हम लोग को बताया गया था पपीते के जो रस होते हैं, ठीक, पपीता का जो सेल होता है, पपाया के सेल से डीएनए को अलग करना, क्या होता है, पपाया के सेल से डीएनए को अलग करने का मैकेनिज्म प्रैक्टिकल में था, उसको हम लोग को बताया गया था। तो आप अपने लाइब्रेरी में, अपने जीन बैंक में, ठीक, ऐसा नहीं किसी प्लांट, किसी एनिमल का लो, किसी प्लांट के डीएनए को कलेक्शन करके वहां पे रख सकते हो, ठीक। वो कौन हेल्प करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रखते हैं। क्या करते हैं, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्योरली तरीके से हेल्पफुल होता है, और जिसमें से इनके जो विशेष खंड होते हैं या विशेष शेप और साइज होती है, उनको वहां से वो तोड़ा जाता है, और इन खंडों को क्या करते हैं, इन खंडों को जैसे हम तोड़ के अलग करते हैं तो एक स्पेशल टाइप्स का जेल होता है, क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का जेल होता है जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा इस जेल से अलग कर लेते हैं, और इस क्रिया में स्पेशल 2 प्रकार के जेल प्रयोग होते हैं, ध्यान देना। जो हम जैम और जेल जानते हो ना, जैसे एक गाढ़ा सा लिक्विड जैसे हमारा सैनिटाइजर होता है वैसे होता है, तो यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। अब इसके द्वारा हम पपीते के रस से या किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को अलग कर लेते हैं। अलग करने में 2 प्रकार के जेल होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास होता है एगोरोस, क्या होता है, एगोरोस जेल। जो एगोरोस जेल होता है, नंबर फर्स्ट ध्यान देना, जो एगोरोस जेल होता है वो स्पेशली क्या करता है, इसका प्रयोग हम डीएनए के खंडों को, क्या करते हैं, इसका प्रयोग डीएनए के खंडों के बड़े जो खंड होते हैं, जो डीएनए का पूरा बड़ा खंड होता है, बड़ा सीक्वेंस होता है, उनको वियोजित करने के लिए लगाया जाता है। कि मतलब डीएनए का एक बड़ा सा खंड होगा, उनको हम अलग अलग तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद इस वाले जेल का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे पॉली कर लो इसको, पॉलीएक्रिल एमाइड, क्या है, पॉलीएक्रिल एमाइड जेल होता है। तो जो पॉलीएक्रिल एमाइड जेल होता है ये डीएनए के छोटे छोटे खंडों को वियोजित करने में काम आता है। तो देखो जो एगोरोस जेल होता है वो डीएनए के बड़े खंडों को वियोजित करने में काम आता है, और यहाँ पे पॉलीएक्रिल एमाइड होती है जो डीएनए के छोटे छोटे खंडों को तोड़ने के लिए काम आती है। और ये पूरा जो प्रयोग होता है वो डीएनए के ही बेसिस पे होता है, यानी डीएनए का जो पूरा स्पाइलिंग होती है, क्या होती है, स्पाइलिंग होती है। स्पाइलिंग के बेसिस पे जो अनुक्रम होता है हम उनमें उसको यूज करते हैं। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब जैसे जैसे स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अब हमारी डीएनए टेक्नोलॉजी लगभग रिस्पॉन्सिबल होती है आगे काम करने की वजह से। अब जानते हैं कि ये जो प्रोटीन्स डीएनए होते हैं, डीएनए में प्रोटीन्स को अलग करना भी जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग प्रोटीन्स भी डीएनए के साथ पाई जाती है। तो उन डीएनए के प्रोटीन्स को अलग करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो डीएनए होते हैं उनको बैंड के अनुसार, उनकी साइज के अनुसार, ठीक, उनके क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स के अनुसार अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा, मतलब अल्ट्रावायलेट विजुअल जो रेडिएशन होता है उसके द्वारा देखा जाता है। अब देखने के बाद हम अलग अलग खंडों को अलग अलग बैंड के हिसाब से अलग कर देते हैं कि ये वाला बैंड होगा तो इनको इस कैटेगरी में, मतलब साइज के बेसिस पे हम अलग अलग डीएनए के खंडों को अलग अलग बोतल में या फिर अलग अलग सीक्वेंस के साइज में लगाकर हम जीन बैंक या फिर जीनोम लाइब्रेरी में रख देते हैं। और पहला तो हो गया, हमको यहाँ पे कहते हैं क्लीवेजिंग, यानी तोड़ेंगे कैसे। उसके बाद दूसरा होता है स्टूडेंट की आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन का सबसे बड़ा योगदान रहा, जैसे मैंने पिछले बताया कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना इसके बेसिस पे काम करते रहे। और जब इसके बेसिस पे काम करते रहे स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्ट आया था कि आखिरकार हमने कोशिकाओं को, यानी कोशिका के बाहर हमने संश्लेषण कर लिया, यानी सिंथेसिस की एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया। पहला यहाँ पे फैक्ट होता है कि और जीन की जो संरचना होती है, पहला ध्यान देना कि जो जीन की संरचना होती है उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी उसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए कि ये जीन होगा तो इसमें ये कैरेक्टर्स पाया जाएगा। अब उनका रासायनिक विधि द्वारा यानी केमिकली मेथड द्वारा उनका सिंथेसिस किया जाएगा। और इसके लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने लगभग कितना, मतलब 1970 से लेकर 1970 में काम करना स्टार्ट किए थे, और 1972 में इनको सफलता मिली थी टायरोसिन टीआरएनए के बेसिस पे। अब ध्यान देना दूसरे पॉइंट्स में कहता है कि जो आवश्यक जीन होते हैं, मतलब ऐसे जो नीडेड जीन होते हैं उनकी पूरी संरचना का जानकारी लिया जाता है। अब पूरी संरचना को जानकारी लेने के बाद उनको
आरएनए डायरेक्टेड, क्या करते हैं उनको, हाँ, आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करते हैं और इन पॉलीमरेज का उपयोग करके डीएनए इन जीन को एमआरएनए मैसेंजर आरएनए से स्पेशल कोडित डीएनए यानी cDNA को संश्लेषित कर लिया जाता है। ओके, और अगले पॉइंट्स में देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके खंडों का भी पता चलता है, उनके सीक्वेंस का भी पता चलता है जब हम अलग करते हैं। तो इन प्रोटीन के संश्लेषण करने के लिए जो हमारे क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं, उनके अनुक्रम यानी उनके सीक्वेंस का भी पता लगाना जरूरी होता है, क्योंकि वो क्षारक, वो हमारे पास नाइट्रोजनी बेसिस कहाँ जा रहे हैं, वो उनमें कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनका संश्लेषण हम स्वतः करना हमको जरूरी होता है कि हम उनको वेस्ट न जाने दें, यानी हमारे जो स्पेशल क्या है न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, हम उनको कलेक्शन कर सके। तो अब ये होता है। अब बात करते हैं अगले नंबर पे होता है जीन क्लोनिंग। ठीक, क्या होती है अगले नंबर पे हम देखेंगे 5वें पॉइंट्स में जीन क्लोनिंग, यानी हम जीन की क्लोनिंग कैसे कराएंगे इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि जीन क्लोनिंग कराने के लिए सबसे बेस्ट फैक्ट होता है, इनके कई उपयोग होते हैं, लगभग 3-4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप यहां से निकल के आता है। पहला हम देखते हैं क्या कि यहाँ पे ज्वाइनिंग फॉर फॉरगेन डीएनए, क्या देखते हैं, ठीक, ज्वाइनिंग फॉर फॉरगेन डीएनए मतलब हम किसी भी बाहर से आए हुए क्लोनिंग वेक्टर से जो विजातीय डीएनए है, कोई भी बाहर से, कोई भी फॉरगेन मतलब होता है कि फॉरगेन मतलब बाहरी, विदेशी डीएनए खंडों को हम क्या करते हैं, इसके द्वारा अलग करते हैं और अलग करने के साथ साथ उनको वहां से उन खंडों को क्लोनिंग वेक्टर की सहायता से एक स्थान से दूसरी स्थान तक ले जाया जाता है। तो इस चीज को ध्यान देना, जितने भी हमारे वियोजित यानी क्लीवेजिंग डीएनए होते हैं, जैसे मैंने अलग छाट लिया था, हमने पीछे देखा ना कि हमने क्या किया, आर्टिफिशियल जीन में उनको अलग कर लिया, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन में हमने क्या किया कि हमारे जो डीएनए थे उनको हमने अलग कर लिया था। तो अलग जो हमारे संश्लेषित डीएनए हैं उनको क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। क्या होता है, उनको क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ जाता है। क्लोनिंग वेक्टर के साथ जैसे जोड़ते हैं उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। मतलब ध्यान देना, यदि मेरे पास ऐसे साइज से, ध्यान देना, ऐसे साइज से एक बड़ा सा, इतना बड़ा यहाँ से क्या है, ये हमारा पीछे का डीएनए है, क्या है, पीछे का यदि कोई डीएनए है, ठीक, इस चीज को आपको पता हो कि ये पीछे का कोई डीएनए हो। अब इसमें क्या किया जाए, इसमें हमको यहाँ पे दूसरा क्या, यहाँ पे दूसरा कोई क्लोनिंग वेक्टर, यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेशल यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर एक आएगा। क्लोनिंग वेक्टर की सहायता से इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। अब अटैच करते हैं तो इस पूरे के पूरे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट, क्या कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, तो इसको हम कहेंगे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहले डीएनए ये था, ठीक, सिंथेसिस डीएनए ये था, यानी इसको cDNA के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर की सहायता से हमने क्या किया, इसको पूरा डीएनए बना लिया। अब इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है। अब जब जो हमारे जो वेक्टर होते हैं उसमें ढेर सारे रिस्ट्रिकेशंस एंडियोन्यूक्लियोज होते हैं, क्या होते हैं, रिस्ट्रिकेशंस एंडियोन्यूक्लियोज की सहायता से अलग अलग बेसिस पे इनको काट लिया जाता है, यानी इनकी पूरी जो चेन होती है उनको खोल लिया जाता है, ओपन कर लिया जाता है, और ओपन करने के बाद इसमें डीएनए लाइगेज द्वारा इनको फिर से सील किया जाता है। मतलब कि ऐसे ये हो जाएंगे, क्लोनिंग वेक्टर होंगे, इनको दूर तक लाया जाएगा। लाने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इनको छोटे छोटे पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स होंगे, ध्यान देना, ऐसे पार्ट्स ये बन जाएंगे। तो हम इनको छोटे छोटे पार्ट में इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। अब जब छोटे छोटे पार्ट में ये डिवाइड हो जाएंगे ऐसे, तो अब इनमें क्या करेंगे, बाहर से कोई भी फॉरगेनर डीएनए यानी एफ डीएनए इसमें ला देंगे। जब हमारे पास एफ डीएनए आ जाएगा, ठीक, जैसे मान लिया कि मेरे को यहाँ इसका खंड हटाकर यहाँ पे क्या जोड़ना है, यहाँ पे कोई फॉरगेन डीएनए जोड़ना है। क्या करना है, यहाँ पे कोई एफ डीएनए जोड़ना है। पहले से ये मेरा डीएनए का पूरा सीक्वेंस पाया गया। एफ डीएनए के साथ अब यहाँ पे क्या होता है, डीएनए लाइगेज। क्या होता है स्टूडेंट, अब इसके बीच क्या करेगा, एक केमिकल आएगा। इस केमिकल्स को हम डीएनए लाइगेज के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आपको इस चीज क्लियर हो गया होगा। अगले नंबर पे होता है कि यहाँ पे देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्ट्रिकेशंस डीएनए इंट्रो
होस्ट सेल, मतलब सबसे बड़ी भूमिका होती है अब कि जो पूरा पूरा हमारा नया डीएनए बन जाता है किसी भी फॉरेन डीएनए के साथ मिलकर। यहाँ पे डीएनए लाइगेज उसको क्या करता है, हेल्प कर देता है। क्या करता है उसको, डीएनए लाइगेज उसको हेल्प कर देता है। अब डीएनए लाइगेज उसको जब हेल्प कर देता है तो उस बॉडी को किसी मतलब उस पूरे जीन लेवल को हम किसी होस्ट में इंट्रो कराते हैं। क्या करते हैं, किसी होस्ट में इंट्रो कराते हैं और किसी भी जीवाणु में, किसी भी बैक्टीरिया सेल्स में जो इनको इंट्रो करा देते हैं तो वहां पे उनकी फोटोकॉपी तैयार होने लगती है। क्या होती है, वहां पे उनकी फोटोकॉपी तैयार होने लगती है। जब उनकी फोटोकॉपी तैयार होने लगती है तो अब उनको क्या कहता है, वहां पे फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब यहां देखा जाता है कि प्लाज्मिड वाले जितने भी रूपांतरित बैक्टीरिया कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे संवर्धित करती हैं, माने कल्चरिंग होती है। वो कल्चरिंग के द्वारा कल्चर में रखा जाता है, संवर्धन मतलब कल्चर में रखा जाता है। अब कल्चर जो होता है जिसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हो तुम लोग, ठीक, माइक्रो प्रोपोगेशन में रखा जाता है और माइक्रो प्रोपोगेशन के बाद उनकी जो नंबर होती है सेल्स की वो काफी ज्यादा इंक्रीज करने लगती है, क्योंकि वहां पे न्यूट्रिशन होता है और वो फेवरेबल कंडीशंस में पाए जाते हैं। तो वहां से धीरे धीरे इनकी संख्या काफी बढ़ने लगती है। जब इनकी संख्या काफी बढ़ जाती है तो हम वहां से निकाल के किसी भी ह्यूमन में इंजेक्ट कर सकते हैं, किसी प्लांट के बॉडी में अलग अलग शेप साइज के साथ हमको उनको लाते हैं। तो देखो आज के क्लास में यानी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का हमने ये पार्ट पढ़ा, ठीक, ये पार्ट आपका फर्स्ट हो गया। क्या हो गया, ये पार्ट फर्स्ट हो गया। कल के क्लास में स्टूडेंट देख लेंगे हमारे पास आ जाएगा पार्ट सेकेंड। क्या आ जाएगा, पार्ट सेकेंड, और यहां देखेंगे पार्ट थर्ड। क्या देखेंगे स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पे पार्ट थर्ड के बेसिस पे देख लेंगे। ओके, तो इस चीज को आपको पता हो कि ये तीनों स्टेप हो गए। एक स्टेप हमने क्लियर कर लिया, 2 स्टेप कल देखेंगे बायोलॉजिकली टूल्स। क्या देखेंगे, बायोलॉजिकल टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद अगले दिन देख लिया जाएगा, अगले बुधवार को हम क्लियर करेंगे आपको लिए क्या, मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये काफी बड़ा है, इसमें हो सकता है कि 1 घंटे के ऊपर लगे। ओके, ये छोटा सा है, इसको कल हम क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नोट्स अपना क्लियर करते रहना स्टूडेंट। हर एक पॉइंट्स को डिटेल में बताने की कोशिश किया हूँ आपको हिंदी में, क्योंकि काफी बच्चे इंग्लिश तो कहीं पढ़ लेते हैं, हिंदी काफी प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये चैनल आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जो भी करना है आप करके बताइए कैसा लगा ये क्लास। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।